25 जून 1975 रात के 1 बज रहे थे। पूरा देश गहरी नींद में था, लेकिन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बत्तियां जल रही थी और एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। अचानक दिल्ली के सभी बड़े अखबारों, इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन की बिजली काट दी जाती है, प्रिंटिंग मशीनें रुक जाती हैं और उसी अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां विपक्ष के नेताओं के घरों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। अगली सुबह जब भारत की आंख खुली तो एक लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि एक तानाशाही का देश बन चुका था। एक ऐसी रात जिसने भारत के संविधान को सस्पेंड कर दिया था। यह कहानी है भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की। यह कहानी है द इमरजेंसी की। आखिर ऐसा क्या हुआ था 1975 में कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी को अपने ही देश से डर लगने लगा था। साल 1971 भारत की सत्ता के केंद्र में थी इंदिरा गांधी। यह वह दौर था जब उनका कद सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऊंचा हो चुका था। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। महज 13 दिनों में एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। भारत की सड़कों पर जश्न था, संसद में तालियां गूंज रही थी, अखबारों की सुर्खियों में एक ही नाम था, दुर्गा। और यहाँ पर इंदिरा गांधी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, वो राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक बन चुकी थी। उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर थी, विपक्ष बिखरा हुआ था और जनता का भरोसा अटूट था। साल 1973-74 आते आते अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। देश की धरती सूखी पड़ी थी, मानसून फेल हो चुका था, खेतों में फसल नहीं थी और शहरों में थाली से रोटी गायब होने लगी थी। इसी बीच दुनिया एक संकट से जूझ रही थी, तेल का संकट, ऑयल क्राइसिस। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक झटके में आसमान छूने लगी, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ा। पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और फिर हर चीज महंगी हो गई। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। साल 1974 आंदोलन की सबसे तेज चिंगारी उठी गुजरात से। गुजरात में उस समय चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां के छात्रों ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक मोर्चा खोला, जिसे हम नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह विरोध प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि सत्ता की नींव हिल गई थी। छात्रों के भारी दबाव के आगे चिमन भाई पटेल को आखिरकार घुटनों टेकने पड़े और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह गुजरात की सरकार गिर गई। गुजरात में उठी विरोध की यह चिंगारी अब बिहार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सुलगती हुई आग को एक मसाल में बदला 72 साल के एक बुजुर्ग नेता, गांधीवादी नेता, जिन्हें पूरा देश लोकनायक जयप्रकाश यानी जेपी के नाम से जाता है। इस उम्र में भी उनके इरादे किसी युवा से कम नहीं थे। जेपी ने इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधी चुनौती देते हुए संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का नारा बुलंद किया। पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की वो मशहूर पंक्तियां दोहराई, जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ एक निजी हमला मान रही थी, लेकिन असली धमाका भी बाकी था। बिहार में आंदोलन की आग अभी धधक ही रही थी कि 12 जून 1975 को एक ऐसा फैसला आया जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। यह ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की कलम से लिखा गया था। हुआ यह था कि समाजवादी पार्टी के नेता राज नारायण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस सिन्हा ने एक बेहद साहसिक फैसला सुनाया। उन्होंने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने न केवल उनका रायबरेली से चुनाव रद्द यानी इनवैलिड करार दिया, बल्कि अगले 6 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध बैन लगा दिया। और इस एक फैसले ने इंदिरा गांधी की कुर्सी हिलाकर रख दी। अब कानूनी तौर पर वो सांसद नहीं रही थी। 25 जून 1975 दिल्ली का रामलीला मैदान लोगों के सिरों के समुद्र जैसा दिख रहा था। विपक्ष के सभी बड़े नेता एक मंच पर थे और सामने थी लाखों की भीड़। इसी मंच से जयप्रकाश नारायण जेपी ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को अंदर तक डरा दिया। जेपी ने ऐलान किया कि अब पूरे देश में सत्याग्रह होगा और इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन भाषण की सबसे विस्फोटक बात कुछ और थी। जेपी ने मंच से सीधे सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील की। उन्होंने कहा, आप सरकार के उन आदेशों को मानने से इनकार कर दें जो गैर कानूनी या इलीगल हैं या जो आपकी अंतरात्मा के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी के लिए यह बयान बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने इसे सेना में बगावत भड़काने की कोशिश माना। उन्हें लगा कि अब हालत उनके हाथ से निकल चुके हैं। इसी भाषण के आधार बनाकर उसी रात लोकतंत्र के काले अध्याय की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई। 25 जून की वो रात प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग रोड पर तनाव चरम पर था। इंदिरा गांधी किसी भी हाल में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कानूनी रास्ते लगभग बंद हो चुके थे।
तभी सीन में एंट्री होती है इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर। एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक बेहद माहिर वकील भी थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान की एक ऐसी पतली गली यानी लूप होल दिखाया जिसका इस्तेमाल अब तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया जाए। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी जी को समझाया कि संविधान में लिखा है कि अगर देश में आंतरिक गड़बड़ी का खतरा हो तो सरकार आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर सकती है। उन्होंने जेपी की रैली और देश के माहौल को इसी आंतरिक गड़बड़ी का सबूत बताया और सलाह दी कि कोर्ट के फैसले और विपक्ष के दबाव को खत्म करने का अब यही एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक बचा है। सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह मिलते ही इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। नियम यह कहता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन इंदिरा गांधी के पास ना तो वक्त था और न ही वो किसी पर भरोसा करना चाहती थी। उन्होंने कैबिनेट को अंधेरे में रखने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में प्रधानमंत्री आवास से एक गाड़ी राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है। इसमें इंदिरा गांधी का संदेश था। भारत के राष्ट्रपति फारूक बिन अली अहमद को आधी रात के वक्त संपर्क किया गया। उन्हें बताया गया कि देश में हालात बेकाबू हो चुके और कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का वक्त नहीं है, इसलिए वो तुरंत आपातकाल यानी इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत कर दें। आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसे फैसलों पर सवाल करते हैं, लेकिन उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति फारूक बिन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर तुरंत अपनी मुहर लगा दी और इस तरह 25 जून की आधी रात, जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका था। सुबह होने से पहले भारत में इमरजेंसी लागू हो गई थी। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, दिल्ली की सड़कों पर एक खामोश ऑपरेशन शुरू हुआ। रात के 2 से 3 बजे के बीच, जब शहर गहरी नींद में था, पुलिस की गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ी। निशाने पर थे विपक्षी के वो बड़े चेहरे जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। जयप्रकाश नारायण जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी के घरों में पुलिस ने दस्तक दी। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। सोते हुए नेताओं को जगाकर बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो नेता कुछ घंटे पहले रामलीला मैदान में दहाड़ रहे थे, सूरज उगने से पहले उस सलाखों के पीछे कैद कर दिए गए। लेकिन इंदिरा सरकार का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। खबर को जनता तक पहुंचने से रोकना भी जरूरी था। इसलिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, जहां देश के सभी बड़े अखबारों के दफ्तर थे। मकसद साफ था, जब लोग सुबह जागे तो उनके घर पर अखबार पहुंचे ही नहीं और किसी को कानों कान खबर न हो कि रातों रात देश में क्या हुआ। 26 जून 1975 की सुबह भारत के लिए एक ऐसी सुबह थी जैसी पहले कभी नहीं थी। लोगों के घरों में अखबार नहीं पहुंचे थे। तभी सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। देश के नाम अपने संदेश में उन्होंने जो पहली लाइन कही, उसने करोड़ों भारतीयों को सन्न कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में तर्क दिया कि देश की एकता अखंडता को खतरा है। उन्होंने विपक्षी आंदोलनों जैसे जेपी की अपील को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था, लेकिन रेडियो पर हो रही शांत घोषणा के पीछे हकीकत बेहद खौफनाक थी। हजारों लोग जेल में ठूसे जा चुके थे, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स छीने जा चुके थे और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र को एक लंबी और अंधेरी रात में प्रवेश हो चुका था। 26 जून के बाद जब प्रेस के दफ्तरों में बिजली वापस आई तो उसके साथ एक काला फरमान भी आया। वह फरमान था सेंसरशिप। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया की जुबान काट दी गई थी। अब अखबारों में वही सब छप सकता था जो सरकार चाहती थी। हर एक खबर, हर एक हेडलाइन छापने से पहले सरकारी अधिकारियों को दिखानी पड़ती थी। जो भी खबर सरकार के खिलाफ होती थी उसे काट दिया जाता था। लेकिन इस तानाशाही के दौर में कुछ आवाज़ें दबने को तैयार नहीं थी, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे खबरों ने विरोध का एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी उम्मीद सरकार को भी नहीं थी। जब पढ़ने वालों ने अखबार खोला तो सन्न रह गए। अखबार का सबसे अहम हिस्सा, जो एडिटर पेज, बिल्कुल ब्लैंक था और एक शब्द भी नहीं लिखा था। 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था, मिसा, जिसका मतलब साफ था, न वकील, न अपील, न दलील।
पुलिस किसी को भी बिना बताए, बिना कोई कारण बताए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है। इस कानून के तहत पूरी ऑपोजिशन को जेल में भर दिया गया। युवा छात्र नेता, उस वक्त तेज तर्रार छात्र नेता अरुण जेटली, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये वो युवा खून था जिन्हें जेल में ठूस दिया गया था। लालू यादव तो इस एक्ट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मिशा रख दिया। और इमरजेंसी के उस अंधेरे दौर में भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठी थी, लेकिन दिल्ली की गलियारों में चर्चा थी एक असली सरकार कोई और चला रहा है। वो चेहरा था इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी संजय गांधी का। संजय गांधी के पास न कोई संवैधानिक पद था, न ही वो सांसद थे और न ही मंत्री, लेकिन उनकी ताकत प्रधानमंत्री से कम नहीं थी। उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाने लगा था। मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े अफसर तक संजय गांधी के इशारे पर काम करते थे। संजय गांधी ने देश को बदलने के लिए अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें पेड़ लगाना और दहेज प्रथा रोकना जैसी अच्छी बातें थी, लेकिन एक पॉइंट ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। वह था परिवार नियोजन। आबादी कम करने का यह अभियान जल्द ही जबरदस्ती नसबंदी में बदल गया। सरकारी अफसरों, पुलिस और शिक्षकों को टारगेट दिए गए कि इतने लोगों की नसबंदी करवानी है। घरों को घेर लिया जाता था। बसों से उतार कर, बाजारों से पकड़कर, जवान हो या बूढ़ा, शादीशुदा हो या कुंवारा, लोगों को जानवरों की तरह पकड़कर अस्पतालों में ले जाएगा और जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई। जो विरोध करता, पुलिस की लाठियां उसका इंतजार कर रही थी। लाखों लोग इस सरकारी जिद का शिकार हुए। नसबंदी का खौफ इतना था कि लोग सरकारी गाड़ियों देखकर खेतों में छिप जाते थे। संजय गांधी का दूसरा सपना था दिल्ली को सुंदर बनाना, लेकिन सुंदरता की यह परिभाषा गरीबों के लिए मौत का फरमान बन गई। पुरानी दिल्ली की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया। अप्रैल 1976 में दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट के इलाके में सरकारी बुलडोजर पहुंच गए। वहां पीढ़ियों से रह रहे लोगों ने जब अपने घरों को टूटते हुए देखा तो विरोध किया, तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कुछ ही लोग मारे गए, लेकिन चश्मदीदों की माने और विदेशी मीडिया के मुताबिक दर्जनों लोग पुलिस के गोली का शिकार हुए और हजारों लोग बेघर हो गए। तुर्कमान गेट का वह मंजर इमरजेंसी की क्रूरता का सबसे बड़ा गवाह बन गया। उधर सड़कों पर सत्याग्रह जारी था। आरएसएस और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जेलों में अपना दूसरा घर बना लिया था। लाखों लोग जेल गए, लाठियां खाईं, यातनाएं सही, लेकिन माफीनामा लिखने से इनकार कर दिया और सच जानने के लिए लोग अब भारतीय अखबार नहीं पढ़ते थे। सरकार ने बीबीसी को देश से निकाल दिया था, उनके दफ्तर सील कर दिए थे, लेकिन लोग रात के अंधेरे में रजाई के अंदर छिपकर धीमी आवाज में मार्क टाली की न्यूज़ सुना करते थे। उस वक्त एक कहावत मशहूर हो गई थी, इंदिरा झूठ बोलती है, बीबीसी सच बोलता है। अब तारीख आती है 18 जनवरी 1977। इमरजेंसी को लगभग 19 महीने बीत चुके थे। देश में शांति थी, लेकिन यह शांति डर की थी। तभी इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी थी कि मैडम, अगर आप चुनाव इलेक्शन हुए तो आप आसानी से जीत जाएंगी, लोग अभी भी आपके साथ हैं। इसी गलतफहमी में इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा कर दी कि मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। उन्हें लगा कि विपक्ष टूटा हुआ है, नेता जेल में है और वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंदिरा को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा उनको अपने घर। 2 फरवरी 1977 इंदिरा गांधी की कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री और दलित नेता जगजीवन राम बाबूजी ने अचानक कांग्रेस और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश में लोकतंत्र का दम घुट रहा है और मैं अब इसका हिस्सा नहीं रह सकता। जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई और विपक्ष के साथ मिल गए। इस घटना ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया और जो लोग डर के मारे चुप थे, उन्हें अब बोलने की हिम्मत मिल गई थी। उधर जेल से बाहर आते ही जयप्रकाश नारायण, जिनकी तबीयत जेल में खराब होने की वजह से किडनी फेल हो चुकी थी, उन्होंने विपक्ष के सामने एक शर्त रखी। जेपी ने कहा, मैं चुनाव प्रचार में तभी उतरूंगा जब सारी पार्टियां अपना झंडा और अहंकार छोड़कर एक हो जाएंगी। जेपी की बात मानी गई और जनसंघ यानी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय लोकदल चरण सिंह, कांग्रेस मोरारजी देसाई, स्पेशलिस्ट पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब मिलकर अब एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह सिंबल था हलधर। मार्च 1977 में वोटिंग हुई और जब नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस के होश उड़ गए। उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया कर दिया था।
उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो बड़े राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 0। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा रायबरेली सीट पर हो रहा था। वहाँ मुकाबला था देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, वही राजनारायण जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। रात के वक्त जब काउंटिंग खत्म हुई तो खबर आई कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी 50,000 वोटों से ज्यादा से हार गई हैं। उधर अमेठी में उनके बेटे सुपर पीएम संजय गांधी को भी एक युवा नेता शरद यादव ने जनता पार्टी की लहर ने बुरी तरीके से हरा दिया। मां और बेटा दोनों अपनी सीट से हार चुके थे। कांग्रेस 542 में से सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी और उनके साथी सभी गठबंधन 330 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। 24 मार्च 1977 को 81 साल के बुजुर्ग नेता मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये वही मोरारजी देसाई थे जिन्हें इमरजेंसी में जेल में रखा गया था। इस तरह 21 महीने की लंबी और काली रात खत्म हुई और भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की एक नई सुबह हुई। इमरजेंसी ने भारत को एक सीख दी कि नेता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, देश की जनता और संविधान से बड़ा कोई नहीं होता।